वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा जो कहीं टीवी की दुनिया से, अभिनय की दुनिया से भारतीय जनता पार्टी में आया। यह चेहरा 2003 में जब वो अपने लोकप्रियता के शिखर पर था, अभिनय की दुनिया में, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, इस टाइप के सीरियल होते हैं, लेकिन महिलाओं में ये खूब रुचिकर होते हैं। उन सीरियल के माध्यम से घर घर में स्मृति ईरानी ने एक बहू के रूप में पहचान बनाई। उनका व्यक्तित्व गुजराती बहुओं से काफ़ी मेल खाता हुआ, भारतीय संस्कारों से कहीं न कहीं एक बहुओं के लिए जो संक्रमण काल होता है, आधुनिकता और पौराणिकता और प्राचीनता, ये तीन चीज़ें हैं, आधुनिकता, पौराणिकता, प्राचीनता, उसको मिला करके और भारतीयता के रंग में रंग करके, और स्मृति ईरानी पहले अभिनय की दुनिया में और बाद में वह राजनीति में आई। भारतीय जनता पार्टी की 2003 की ये प्रवेशिका की एक नेता रही है। उनका प्रवेश उस समय हुआ। 2004 में इनको चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने सीधा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। यद्यपि वो हार गई, जीतने की संभावना भी हो सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चांदनी चौक एक अच्छा गढ़ रहा है एक समय में, तो वहाँ से जीतने की संभावना भी थी और इतना लोकप्रिय चेहरा था। लेकिन 2004 में वो चुनाव हार गई। फिर कालांतर में 2004 से 2010 तक फिर एक प्रतीक्षा, क्योंकि पार्टी में जो प्रतीक्षा नहीं कर सकते उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। मैं बहुत गहराई से एक बड़ी बात बोल रहा हूँ। राजनीति में जिनके पास प्रतीक्षा के लिए समय नहीं है, मान के चलिए उनको राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति प्रतीक्षा मांगती, कब आपके भाग्य खुल जाए और अचानक ही आपको आंध्र प्रदेश से उठा करके और देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये नरसिंह राव जी के समय पर हुआ, ये मनमोहन सिंह जी के समय पर भी हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी में भी कई बार होता है। अचानक कोई कार्यकर्ता की छवि और उसकी उपयोगिता अन्यों की तुलना में बेहतर लगती है, फिर उसकी प्रतीक्षा के नंबर बहुत बढ़ के आते हैं, तब उसको वो स्थान प्राप्त होता है जिसकी कल्पना स्वयं उसको भी नहीं होती है। ऐसे में 2010 में वह राष्ट्रीय मंत्री बनी और महिला मोर्चे की उन्हें अध्यक्ष बनाया। 2011 में सीधा उनको फिर गुजरात से राज्यसभा के लिए भेज दिया गया, स्मृति ईरानी को। अर्थात राजनीति के उस जगह पर वो पहुंची जहां पर बहुत सारा प्रोटोकॉल, आनंद, आगे पीछे सभी सुरक्षा के पहरे और सुविधाएं और भत्ते और बंगले और सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। तो 2003 से उनका आगमन हुआ। 2011 में वो उस पायदान पर चढ़ गई जहां पर इन सब चीज़ों का आकर्षण पूर्णता में हो जाता है। तो वो राज्यसभा की माननीय सांसद बन गई। और 2014 में नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। उस समय यद्यपि एक आध वाक्य उनका ऐसा भी था जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवारी को लेकर के, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का समय था, तो वो थोड़ा किंतु परंतु में थी, लेकिन मोदी जी ने उस बात को क्षमा किया और कालांतर में 2014 में उनको अमेठी से खड़ा किया। अमेठी बहुत रिस्की थी। राहुल गांधी वहाँ से खड़े हुए और राहुल के सामने ये कुछ हजार वोटों से हार गई। 2014 गया, लेकिन हारने के बावजूद, हार के भी जो जीत जाता है, वो स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी की वह हार संघर्षपूर्ण हार थी और बहुत कांटे तक वो पहुंची थी। तो उसकी जिजीविषा और संघर्षपूर्ण हार के कारण से उन्हें उस समय राज्यसभा में लेते हुए, फिर राज्यसभा में तो थी वो, उनका कार्यकाल चल ही रहा था उस समय, 2011 से कालांतर में आगे चली रही थी वो, क्योंकि हार गई तो उसके कंटिन्यूएशन राज्यसभा में रही, तो उनको मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया। और फिर कुछ समय के बाद में उनको आपका दूसरा कपड़ा मंत्री बना दिया, फिर उनको दूरसंचार मंत्री बना दिया। ऐसे 2-3 मंत्रालयों का उनके पास में अनुभव रहा। और देखते देखते 2019 आ गए। 2019 में स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी का ही उम्मीदवारी दी गई
और इस बार डंके की चोट पर राहुल गांधी को बुरी तरह हरा दिया स्मृति ईरानी ने। यहां से सितारा बनता भी है और बिगड़ना भी शुरू करता। आप कहते हैं अभी तो आप सितारा बनने की बात करें, बिगड़ने की कैसे? 2019 में वो चुनाव जीती तो उनको फिर से कुछ मंत्रालय भी दिए। 2019 में जब वो जीती तो फिर उनके पास में कुछ और मंत्रालय ऐसे आए जिसमें जो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। लेकिन मंत्रालय से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि स्मृति ईरानी में थोड़ा सा अहंकार जैसा आने लग गया। यहीं से बात शुरू होती है। कई बार उम्मीदवार अपनी जीत, उस जीत को अपनी जीत समझने लगता है। वो संगठन की जीत न मानते हुए मैं जीता इस भाव से, मैं नहीं होता तो राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता था, ये भाव भी कहीं स्मृति ईरानी में आया। उसके दुष्परिणाम 2024 में हुए जब वो चुनाव हार गई। 2000 चुनाव में हारते ही फिर इतनी उतावली मची कि कुछ ही समय के बाद में, अभी 2025 लगा ही लगा चल ही रहा था, उन्होंने कह दिया कि मैं राजनीति से मैं वापस उस दुनिया में जा रही हूँ जिसको अभिनय की दुनिया कहते हैं। और वापस वो सास भी कभी बहू थी इस टाइप के सीरियल पकड़ करके और उन्हीं रोल में वापस पहुंची। तो यह सिखाता है स्मृति ईरानी का कि आप में प्रतीक्षा नहीं है, और राजनीति में अगर प्रतीक्षा नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। यद्यपि उसके बाद में 19 के बाद में कुछ छोटे मोटे काम उनसे निरंतर बने रहे, लेकिन वो अमेठी में अपनी उपस्थिति कम करती गई और अहंकार की उपस्थिति उनके अंदर ज़्यादा आती गई। ये बात भी सही है कि लगभग 1,70,000 1,50,000 के लगभग वोटों से हारी, वो बड़ी हार थी। 1,50,000 वोटों से हारना बड़ा। यद्यपि ये भी सही है कि 2024 के चुनाव में तो लहर बहुत गड़बड़ा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार हारे, तो आधे उम्मीदवार हारे लगभग, यूँ कह सकते कि वो 80 में से 34-35 उम्मीदवार ही जीते हैं, 33 ही जीते हैं। तो ऐसी अवस्था में स्मृति ईरानी का हारना उस लहर का दुष्परिणाम भी हो सकता है जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी की मंडली ने जिस तरीके से फैलाया था, यद्यपि राहुल गांधी खुद डरे हुए थे और वो वहाँ से वायनाड भाग गए थे, और उन्होंने एक अपना मामूली सा जो उनका पीए रहा करता था उस शर्मा भाई को खड़ा किया, लेकिन वो शर्मा 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत गया। तो कभी कभी राजनीति में घमंड होना नहीं, घमंड तो खा जाता है। और प्रतीक्षा आप में नहीं है तब भी आप सफल नहीं हो। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, और पार्टी की 1000 आंखें होती है। यदि आपकी प्रतीक्षा है, धैर्य है और उसके बावजूद आपकी लगनशीलता बनी हुई है तो निश्चित रूप से पार्टी, चाहे कोई सी पार्टी हो, वो आपके सिर पर हाथ धरेगी। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक मातृ संगठन के समान है, माँ के समान है। वो अपने हर बच्चे का ख्याल रखती है। इसलिए बच्चे को इतना उतावलापन सही नहीं होता है कि बिल्कुल वो फुदक करके। यद्यपि स्मृति ईरानी ने ये बोला कि मैं राजनीति से कोई संन्यास लेकर नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो काम करूँगी। लेकिन वो संगठन में भी तो काम कर सकती थी। संगठन की तरफ आगे आने के स्थान पर उन्होंने वापस अपना अभिनय का धंधा वापस शुरू करना चाहा। ये फिर ऋणात्मक पक्ष हो गया। आप कहीं ना कहीं दबाव लगाने के उसमें थे कि मुझे और कुछ काम दिया जाए, जो संभव नहीं हुआ। यद्यपि उनके कारण से बहुत सारे सवाल उठे, उनकी डिग्री को लेके, पढ़ाई को लेकर के, उनकी जो हार्ड लाइन है उसको लेकर के, लेकिन मोदी उनको क्षमा भी करते रहे, संगठन उनको साथ भी देता रहा। लेकिन इसकी कीमत स्मृति ईरानी ने नहीं समझी। मुझे लगता है स्मृति ईरानी का ये उदाहरण, अब भी संभावना है, हो सकता है स्मृति ईरानी को संगठन में कहीं स्थान दे और उनको आना चाहिए। लेकिन सत्ता का एक बार लग जाता है ना, बड़ी मुश्किल से जाता है। स्मृति ईरानी को उसको सोचना चाहिए, अब वापस उनको संगठन में काम करना चाहिए, और संगठन जब वापस उनको अवसर देता है सत्ता में तो आना चाहिए। लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद अब हम सत्ता में ही रहेंगे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है यह एपिसोड भी अन्य राजनीतिज्ञों के लिए भी
एक उदाहरण स्वरूप हो सकता है, जो सत्ता संगठन सत्ता सब में आते रहते हैं और बहुत ऊंचे पद पर सत्ता में पहुंच करके भी वे जब अवसर प्राप्त उनको नहीं होता है तो बड़े डिप्रेशन में जाने लगते हैं और कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे निर्णय न तो स्मृति ईरानी को लेने चाहिए थे और न और कोई ले, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ भी दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा। और मैं बोलता नहीं हूँ, पर कभी कभी बोलता हूँ। मुझे सब लोग कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलने से लोग ऐसा करते हैं। तो और पास में क्या घंटी घड़ियाल रहते हैं, उनको भी दबा दीजिएगा और आप खुश होंगे। मैं सदैव सकारात्मक बात करता हूँ, कोशिश सदैव ये रहती है, आगे भी ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। भारत माता की जय।